नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन। भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए साबित होगा गेम चेंजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर। कोलकाता में टीएमसी सरकार के खिलाफ जारी करेंगे चार्जशीट। चुनावी राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। असम सीएम का दावा, राज्य में है बीजेपी के पक्ष में माहौल। पुडुचेरी में उठी पूर्ण राज्य के दर्जे की आवाज। तमिलनाडु में टीवीके और डीएमके में जारी है टकराव। नेपाल में नई सरकार के गठन के साथ ही सियासी हलचल हुई तेज। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में आए बालिन शाह। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार। और आज से शुरू होगा इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का रोमांच। पहले मुकाबले में बेंगलुरु में मौजूदा चैंपियन आरसीबी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती। और आइए न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है और इसका कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर व्यापक असर पड़ेगा। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ देर बाद करेंगे और यह राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की रफ्तार को तेज करने में अहम भूमिका निभाएगा। क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने को तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4.5 साल पहले किया था। और अब इसके प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने की बारी भी उन्हीं की है। हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह न केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में किसी भी घर में बेरोजगारी होगी। निवेशकों का एक विश्वास जमा है और आज हम देखते हैं कि जब कोरोना के 2 काल आए उस वक्त भी जेवर निवेशकों की इसलिए पसंद था क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था कायम थी, यहाँ किसानों का सहयोग रहा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम उस मुकाम को हासिल कर पाए। अच्छा दिख रही साहब, हमें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा है, मेरे को बढ़िया लग रहा है साहब। एयरपोर्ट है तो बहुत बढ़िया देख रहे हैं। एयरपोर्ट के आने से सर एक फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और तरक्की होगी। हमारी जो जमीन खंडर पड़ी थी यहाँ, आज हमारे मौज आ रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 1,20,00,000 यात्री प्रति वर्ष होगी, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़ी आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है, जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक जोन शामिल हैं।
कार्गो सुविधा को प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है, जिससे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा क्षेत्र भी शामिल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। यह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के साथ ही आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बेहतर समन्वय के साथ सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ये दोनों हवाई अड्डे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करेंगे, जिससे एयर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम होगा, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में की जाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, जेवर। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और आइए अब न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं उन तमाम राज्यों पर जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी बात कर लेते हैं जनादेश की। जनादेश में पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। चुनावी अभियान के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में राज्य सरकार के खिलाफ एक विस्तृत चार्जशीट जारी करेंगे। सूत्रों का दावा है कि इस डॉक्यूमेंट में ममता सरकार के पिछले 15 सालों का चिट्ठा भाजपा सरकार जनता के सामने पेश करेगी और कुल 14 अहम मुद्दों को टारगेट करेगी। जानकारी के अनुसार भाजपा प्रशासनिक अराजकता और राजनीतिक कुशासन को लेकर हमलावर होगी और राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर भी बात होगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा पर भी भाजपा सवाल करेगी। भाजपा उद्योग विहीन बंगाल का भी मुद्दा उठाएगी। साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र की व्यवस्था की दुर्दशा पर जो पोल खुलती हुई नजर आएगी। वहीं राज्य में सांस्कृतिक पतन, चाय बागान श्रमिकों का शोषण, सिंडिकेट के प्रभाव और जर्जर होते कोलकाता पर भाजपा विपक्ष को आड़े हाथों लेगी। आपको बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। तो अलग अलग मुद्दे जिन पर आज कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश होगी टीएमसी की, बीजेपी के द्वारा। और अब बात करते हैं असम की भी। यहाँ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचकर पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार चुनाव प्रचार आज करेंगे। अमित शाह आज चुनावी सभा और विशाल रोड शो में भी भाग लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मतदाताओं से संवाद करेंगे। ये रोड शो आर्य विद्यापीठ मैदान से शुरू होकर इलाके के प्रमुख स्थानों से गुजरेगा। इसके बाद वह पार्टी के राज्य कार्यालय के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और जालूकाबारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल मजबूत है और पार्टी को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने विशेष रूप से कहा कि जेएनजी और महिला वोट भाजपा के पक्ष में है। लोगों में काफी उत्साह है और यह साफ दिख रहा है कि जनता हमारे कामों के आधार पर हमें समर्थन दे रही है। आप सभा में महिलाओं को देखेंगे और रैली में युवाओं को देखेंगे तो पूरा महिला और युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है। और ये चुनाव जो एक जेन जी बोलते हैं, न्यू जनरेशन बोलते हैं, और हमारे जो माता है ये अपना कान में ले चुका है और हम लोग बहुत बड़ा रिजल्ट देने जा रहा हूँ। और वहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में हुई हिंसा के बाद आज पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत 4 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।
वहीं माहौल अभी तनावपूर्ण बना हुआ है। खड़गपुर सदर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंसा और मारपीट के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग बदलाव के मूड में हैं। मारपीट करके एक डराने का वातावरण बना रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब लास्ट टाइम महिलाओं को, क्योंकि उनको पैसा दे रहे, वो सोचते हैं उनकी बात पर उतरेंगे, कोई नहीं उतरेगा। ये यहाँ के ये दुशासन जाने वाला है, ये जंगल राज जाने वाला है। अभी भी जगह जगह डराने का, अटैक करने का धमकी दिया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। पुलिस वाले अगर सही से काम नहीं करेंगे, बहुतों का सस्पेंड होने का, नौकरी जाने की संभावना है। और बात करते हैं पुदुचेरी की भी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुदुचेरी की राजनीति में राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उभर कर सामने आया है। पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वेलु नारायणसामी ने कहा है कि उनकी पार्टी लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। उन्होंने बताया कि पुदुचेरी की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी समेत सभी दलों ने एक मत से 16 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें राज्य का दर्जा देने की मांग शामिल है। We have been demanding statehood for Puducherry for a long time. 16 resolutions have been passed in the Legislative Assembly unanimously by all political parties, including BJP. Congress party wanted to give special status for Puducherry, which we have been working on it. Now the Modi government came for the last 12 years. We have been demanding the statehood. When I was Chief Minister, in all Chief Ministers Conference, I raised the issue before the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. But unfortunately, the government of India and Modi government, they have been sidelining the issue, and it is a core issue in Puducherry. वहीं पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नामांकन वापसी के एक दिन बाद बड़ी मुश्किल से जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट के बाद 6 बागियों ने ताल ठोकी। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपना घर बचा ले, वही काफी है। देखिए पुदुचेरी से हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। एक दिन की चुप्पी के बाद बड़ी मुश्किल से मीडिया के सामने आए ये हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख वी वैथिलिंगम। थट्टान चावड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे वैथिलिंगम पुदुचेरी से कांग्रेस के सांसद भी हैं। इंडी ब्लॉक में आपसी मतभेद पर पूछे जाने पर वैथिलिंगम का कहना है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। No drama. Actually, the problem is that constituency belongs to other party, DMK party. When we are asking about it, they are creating some problem. So we can't go inside the issues. उधर सीपीआई ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। सीपीआई के राज्य सचिव एएम सलीम ने वैथिलिंगम को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वे क्यों संसद छोड़कर विधानसभा में आना चाहते हैं। सलीम को सीपीआई ने थट्टान चावड़ी सीट से वैथिलिंगम के सामने मैदान में उतार दिया है। Congress is responsible for this disunification of this India bloc. Now the Congress all India leaders are coming. They are saying one concept. That concept is a friendly contest. The friendly contest is the Puducherry Tamil Nadu people don't about this friendly contest. थट्टान चावड़ी सीट से ही एनडीए ने मुख्यमंत्री एन रंगासामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडी गठबंधन में चल रही आपसी खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाले। Yes, India alliance in Puducherry, it is completely not in shape. Because in Tamil Nadu they have aligned together, their sheet sharing talks were going on, but in the small state they were unable to take a call and they were unable to go as a formidable alliance, and in nearly 5 seats they are contesting against each other. So these people can understand and they can realize how this India alliance can rule Puducherry when they themselves are not united even during the election time, how they can coherently run the government here in Puducherry. इधर नामांकन वापसी के एक दिन बाद कांग्रेस ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी तो की, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के 6 प्रत्याशियों ने मैदान न छोड़ने की धमकी देकर बगावत का परचम लहरा दिया है। यानी कांग्रेस का संकट है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के सहारे अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की फिराक में जुटी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है।
पहले तो उसे अपने कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट जारी करने में ही पूरा एक दिन लग गया, वो भी नामांकन वापसी के बाद। और उसके बाद कांग्रेस के अपने ही लोगों ने बगावत करती है और 6 उम्मीदवार कांग्रेस के ही खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। कैमरामैन संजय कुमार जैना के साथ में विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, पुदुचेरी। और पुदुचेरी के बाद आइए बात करते हैं केरलम की राजनीति की भी, जो ये दिखाती है कि लोकतंत्र में जवाबदेही और प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नीतियों और विकास मॉडल की दिशा तय करते हैं। चुनाव चेहरे के आधार की जगह काम के रिपोर्ट कार्ड पर तय होता है और यही इसे भारत के बाकी राज्यों से अलग भी बनाता है। देखिए संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। केरलम की राजनीति देश के दूसरे राज्यों से अलग क्यों मानी जाती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का वोटिंग पैटर्न, जहाँ चुनावी नतीजे अक्सर चेहरे नहीं बल्कि सरकार के काम और उसके असर के आधार पर तय होते हैं। 2026 विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर बहस तेज है। क्या केरल में रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स ही असली गेम चेंजर है? दरअसल देश की चुनावी राजनीति में जहां अक्सर चेहरे, जाति और भावनात्मक मुद्दे हावी रहते हैं, वहीं केरलम एक अलग ही पैटर्न पेश करता है। पूर्व वाइस चांसलर और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर जी गोपा कुमार के अनुसार केरलम के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और सरकार के कामकाज को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं। Education and political participation has played remarkable roles in the past, and it is helping Kerala to create a strong civil society. For example, newspaper readership is very high, television viewership is very high, public interest in politics is very high, and that goes mostly in a secular form. Government's performance are measured through their actual governance efficiency, not simply by caste or religion. केरलम की राजनीति लंबे समय से दो प्रमुख गठबंधनों एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधी टक्कर पर टिकी रही है। अब यहाँ एनडीए एक तीसरी ताकत बनकर उभर रहा है। जहाँ अन्य राज्यों में कई दलों के कारण मुद्दे बिखर जाते हैं, वहीं केरलम में वोटर के सामने स्पष्ट विकल्प होता है। जनता नीतियों और प्रदर्शन के आधार पर फैसला लेती है। और आदमी लोग एजुकेटेड है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, इसी बात में है। कास्ट नहीं देखता है, पार्टी वाला का डेवलपमेंट देखता है। तो पूरा अभी तो बीजेपी आता है ज़्यादा आदमी लोग उसमें वो प्रतीक्षा करता है। अभी केरलम में चुनावी राजनीति का एक बड़ा पहलू विकास बनाम वेलफेयर का संतुलन है। सरकार जहां सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं को अपनी ताकत बताती है, तो वहीं विपक्ष आर्थिक चुनौतियों और वित्तीय दबाव को मुद्दा बनाता है। इस टकराव में मतदाता यह तय करता है कि उसे किस तरह का मॉडल चाहिए। केरल को अक्सर देश का इशू बेस्ड इलेक्शन राज्य कहा जाता है और इसके पीछे ठोस कारण भी है, क्योंकि यहाँ चुनावी बहस विकास बनाम नाकामियों के इर्द गिर्द घूमती है। यही कारण है कि केरल के चुनाव में चुनावी नैरेटिव को तय करने के लिए भावनात्मक मुद्दे कम, जबकि इशू बेस्ड मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं और यही खूबी केरल को दूसरे राज्यों से अलग करती है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, केरलम। तो बात केरलम की जाए या असम की या फिर पश्चिम बंगाल या पुदुचेरी, क्योंकि हर जगह एक सी ही तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तमिलगा वेट्री कचकम के संस्थापक थलापति विजय ने तमिलनाडु सरकार पर हमला बोला है। दरअसल टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने पेरुम्बुर में अपनी चुनावी रैली की अनुमति न मिलने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय का कहना है कि उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कचगम ने पहले ही रैली की अनुमति मांगी थी, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले इलाके में अचानक खुदाई और बैरिकेडिंग कर दी गई। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा है। तो हर जगह जहां चुनाव होने हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है और उसके साथ साथ चुनावी कैंपेनिंग जो है वो भी चरम पर नजर आती है। लेकिन जनता किसे जनादेश देगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा।
और फिलहाल न्यूज़ 10 में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। न्यूज़ 10 में खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने के फैसले का आम जनता ने स्वागत किया है। उत्तराखंड के उपभोक्ताओं का कहना है कि इससे दैनिक खर्च में राहत मिलेगी और महंगाई का असर कुछ हद तक कम होगा। बहुत राहत मिलती है। 10 रुपये प्रति लीटर का मतलब हुआ कि आदमी को बहुत सुकून मिल जाता है। 100 रुपये का अगर तेल लगता है तो उसमें पहले 40 किलोमीटर चलती थी, 50 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। बहुत सही है, गरीब आदमी के लिए बहुत फ़ायदा है। नहीं, एक पॉजिटिव पहल है केंद्र सरकार की, इसमें और भी सरकार पहल ले सकती है। बात करते हैं नेपाल की, जहां नई सरकार बनते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बालिन शाह के नेतृत्व में बनी सरकार ने शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जेएनजी प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत के मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार बालिन शाह की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रदर्शन के दौरान निहत्थे छात्रों पर गोली चलाई गई, जिसके चलते कई छात्रों की मृत्यु हुई। और आइए बात कर लेते हैं IPL की, जो यहाँ आज से IPL का रोमांच शुरू होने जा रहा है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL के 19वें संस्करण की शुरुआत होगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज से पहले क्रिकेट जगत में एक बार फिर रोमांच चरम पर है। हर साल की तरह इस बार भी खिताब की जंग बेहद कड़ी होने की उम्मीद है, जहां अनुभवी सितारों के साथ युवा खिलाड़ी भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं। पहले मैच में गत चैंपियन RCB का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और आपको बता दें, भारतीय गोल्फर शुभांकर शर्मा का मानना है कि देश में गोल्फ के खेल में क्रांति लाने में ओलंपिक मेडल अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वह इस साल होने वाले एशियन गेम्स के लिए भी तैयार हैं। शुभांकर से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप देखिए खास बातचीत और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
इस वक्त हमारे साथ भारतीय गोल्फर शुभांकर शर्मा है, आइए उनसे बात करते हैं। गोल्फ के पूरे समीकरण को देखें देश में तो कितना ज़्यादा जो है गोल्फ का खेल जो है वो अब आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है। भारत में भी इसको काफ़ी ख्याति मिल रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और गवर्नमेंट गोल्फ कोर्सेज भी बन रहे हैं और भी बनने की ज़रूरत है और मैं आशा करूँगा कि ऐसा भी होगा आने वाले भविष्य में। तो गेम तो बहुत बढ़िया है, मैं तो उसके बारे में कहूँगा ही, मैं बहुत साल से खेल रहा हूँ और लोकप्रिय भी बन रही है। जैसे आपने कहा PGTI जो हमारा डोमेस्टिक टूर है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, उसमें हर साल नए बच्चे आ रहे हैं जो खेल रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो भारतीय होने के नाते मेरे को तो काफ़ी गर्व है इस बात। इंडिया से गोल्ड मेडल लाए ओलंपिक्स में या फिर एक मेजर जीते जो हमारे लिए गोल्ड मेडल जितना ही है गोल्फ में। पहले से ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव जो है वो स्तर जो है इसका वो बढ़ा है। कॉम्पिटिटिव स्तर तो बड़ा ही है। इंडियन ओपन बहुत ही पुराना प्रतियोगिता है, बहुत पुरानी प्रतियोगिता है। यहाँ पे काफ़ी बड़े प्लेयर आए हैं पहले भी, जब हम मैच खेलते हैं पूरे साल में, उनमें से सबसे अच्छा मैच में से एक माना जाता है। जो गोल्फ कोर्स भी बड़ा टफ है और सब कुछ जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ बड़ी अच्छी हैं, तो अच्छा तो लगता ही है। कंपटीशन बढ़ता है, प्लेयर्स आते हैं। लास्ट ईयर जिस तरह की आपकी जो जर्नी रही वो बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही, मतलब एक अच्छा साल नहीं रहा कह सकते, लेकिन अभी इस साल की जो स्टार्ट है वो कैसे देखते हैं और लास्ट ईयर क्या कुछ कमियां थी जिनको इस बार आप दूर करके चल रहे हैं? हाँ जी, पिछले साल बस ऐसा एक साल था जो आई थिंक हर एक एथलीट के लाइफ में आता है, ये कार्यकाल में आता है। आप खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और पिछले साल बस था कि मेरे इक्विपमेंट जिन क्लब से मैं खेलता हूं उसमें कुछ बदलाव किए मैंने जो नहीं चले, और जब अच्छा खेला भी तो बस किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। ये साल जो है वो एशियन गेम्स भी है, तो क्या कुछ मन में कोई प्रिपरेशन है इस तरह की, या अभी फ़िलहाल जो एक सामने जो है उसको लेकर के चल रहे हैं? एशियन गेम्स और ओलंपिक्स दो ऐसे खेल हैं जो भारत में बड़े मायने रखते हैं, उनमें मेडल लाना बड़ी बात है। तो एशियन गेम्स जो पिछली बार मैं गया था चाइना, बहुत ही अच्छा रहा था हमारे लिए, टीम वाइज हम अच्छा खेल सकते थे। और इस बार जापान में गोल्फ बहुत बड़ा है और गोल्फ कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, तो है सोचता हूँ मैं उसके बारे में, बट अभी वो फिर भी दूर है। बट हाँ, अगर मेरे को मौका मिलेगा जाने का तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर मेडल भी ला पाए इंडिया के लिए, गोल्ड मेडल ला पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये है शुभांकर शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में गोल्फ का खेल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर से वो इस बात की भी उम्मीद जता रहे हैं कि एक मेडल की जो है वो ज़रूरत है कहीं ना कहीं ओलंपिक्स से इस खेल में देश को लाने की, ताकि ये खेल जो है वो जन जन तक बेहद आसानी के साथ और ज़्यादा लोकप्रिय हो सके। कैमरामैन श्रीनिवासन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, गुरुग्राम।